सो लास्ट टाइम हमने कर लिया था कितना, मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हो गया था हमारा, बाइंग मोटिव पढ़ लिया था हमने। फिर उसके बाद हमारा बाइंग मोटिव हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमें पढ़ा था कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, कि कंज्यूमर की बाइंग डिसीजन प्रोसेस क्या होती है, कि कैसे वो डिसीजन लेता है कि उसको खरीदना है। ठीक है, तो पहले बाइंग अ प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, दैट इज अ चॉइस अमंग द alternative products available in the price, कहाँ है, buying a product involves decision making, a choice among the alternative products available in practice. The buyer might be one and the user might be another person. To properly understand buyer decision process, one must first understand the buying rules. तो ये हमने ऊपर जो हमने बाइंग रोल्स पढ़े थे, कि हमारा इनिशिएटर होता है, फिर हमारे जो उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं हमारे सारे, ये जो इन्फ्लुएंसर, इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर, फिर यूज़र, है ना। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, मतलब हर किसी का रोल क्या क्या होता है हमारे बाइंग में, वो हमने पढ़े थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो क्यों, मतलब उस पर क्या था कि बायर खरीदने वाला कोई और था और यूज़ करने वाला कोई और था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि दिव्यांश कह रहा है ये भी पढ़ा दिया था। नहीं, ये नहीं पढ़ाया था, मतलब ये इनिशिएटर वाला तो ये ऊपर का बताया है, ये नहीं, ये टॉपिक नहीं पढ़ाया था। ये पढ़ाया था इन्फ्लुएंसर इनिशिएटर वगैरह। तो इन्फ्लुएंसर इनिशिएटर पढ़ाया था, बताया तो वो देखो ना, ये ऊपर है, ये वाला पार्ट ये ऊपर है, ये तो मैं ऊपर से थोड़ा बता रही थी कि वो रोल्स थे। ठीक है, और डिसीजन प्रोसेस पढ़ेंगे हमने, रोल ऑफ मतलब रोल क्या है ये हमने पढ़े थे कि रोल क्या क्या होते हैं बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, रोल किस चीज़ का, मतलब किस किस का रोल होता है। तो डिसीजन प्रोसेस में रोल पढ़े थे हमने, अब डिसीजन प्रोसेस कैसे होता है वो पढ़ेंगे। देखो, तो इन्फ्लुएंसर जो था, हमने क्या एग्जांपल लिया था कि मम्मी बोलती है दिवाली आ रही है तो उसके लिए शॉपिंग करनी है। तो उन्होंने क्या देखा, वो जो उन्होंने बोला कि दिवाली आ रही है उसके लिए शॉपिंग करनी है, तो वो उनका क्या था, वो उन्होंने नीड रिकॉग्नाइज किया कि ज़रूरत है, दिवाली में शॉपिंग की ज़रूरत है। तो वो उन्होंने सबसे पहले क्या हुआ कि उन्होंने नीड डिसाइड की। ठीक है, फिर उसके बाद नीड उन्होंने डिसाइड की, इनिशिएटर ने नीड डिसाइड की कि किस चीज़ की नीड है, वो करना है काम। फिर उसके बाद सेकंड इन्फॉर्मेशन सर्च, मतलब हमने जो एग्जांपल लिया था कि सारी फैमिली बैठ के फिर लिस्ट बनाती है, तो वो इन्फॉर्मेशन सर्च है कि क्या क्या हमें खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, कौन सी चीज़ खरीदनी है ना। तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन सर्च है। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, फिर उसके बाद मैंने बताया था कि लिस्ट बन गई, फिर पापा आते हैं और उसमें से कुछ चीज़ें कैंसिल करते हैं, कुछ अप्रूव करते हैं, तो वो इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स है कि जो फिर उसमें से हमने कुछ चूज़ किया। ठीक है, फिर उसके बाद परचेज इंटेंशन, एक फाइनल लिस्ट बन जाती है और उसको परचेज के लिए मतलब हो जाता है कि ये खरीदेंगे। फिर उसके बाद परचेज डिसीजन, अब क्या था उसमें कि दो भाइयों को बोला था कि परचेज करना है। ठीक है, तो वो परचेज करने गए, उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने ये तो नहीं कि एक ही दुकान में उनको सारा सामान मिल गया, पहले उन्होंने वहाँ पे भी परचेज करने में भी सोचा होगा कि ये सामान मैं ले आता हूँ, ये सामान तू ले आ, और पहले हम ये वाला सामान लेंगे फिर वो वाला सामान लेंगे, है ना। तो वो परचेज डिसीजन उसमें आ गया। फिर उसके बाद पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर,
पोस्ट परचेज एंड एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर क्या था कि उसके बाद जो हमें उसकी सेटिस्फैक्शन मिल गई है ना, एंड यूज़र को उसकी सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। ठीक है, तो अब इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि नीड रिकॉग्निशन क्या होता है। द कस्टमर फील्स दैट सम प्रोडक्ट इज डिजायर टू सेटिस्फाई द इमर्जिंग नीड। इफ इट इज हंगर, फूड डिजायर, if it is personal safety, grilling of doors and windows would be desirable. Depending upon the type of need, the related satisfier would be reached. कि जो भी हमें चाहिए उसके हिसाब से हमें अपनी नीड के हिसाब से हमें शॉपिंग करनी है ना। तो वहाँ पे जो एग्जांपल था कि मम्मी ने देखा कि दिवाली आ रही है, दिवाली के हिसाब से उन्होंने फिर शॉपिंग के बोली कि दिवाली में हमें शॉपिंग करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन सर्च, द फेल्ट नीड मस्ट हैव सम सेटिस्फायर। तो देखो जो फैमिली मेंबर्स थे वो क्या थे, उन्हें क्या चाहिए थी, सेटिस्फैक्शन चाहिए थी, है ना। तो अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से उन्होंने अपने सामान की लिस्ट बनाया है ना। टू लुक एट दिस पॉसिबिलिटी, स्कैनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन सोर्सेज टेक्स प्लेस। द सोर्सेज माइट बी पर्सनल, फ्रेंड्स, कलीग्स, फैमिलीज एक्सेट्रा, कमर्शियल, टीवी, रिटेलर, public, looking at others, consumer information centers, or experiential, meeting people who have the type of product one is looking for. The consumer learns about the various alternatives, their features, strength and weaknesses. तो देखो जैसे कि हम है, ठीक है, तो हमें जब कोई फेस्टिवल आता है तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें कपड़े चाहिए होते हैं, है ना। दिवाली आई है तो फिर तो पटाखे चाहिए होते हैं। वो हमारी नीड है, हम ये नहीं देख रहे मिठाई क्या आ रही है, मिठाई क्या नहीं आ रही है। वो मम्मी का हेडेक है कि मम्मी को क्या मिठाई लानी है या नहीं। हाँ, जब मम्मी पूछेगी क्या मिठाई लाऊं तो उस टाइम पे हम थोड़ी सजेशन दे देंगे, पर वो मतलब मिठाई लाने का काम तो मम्मी पापा का है ना, कि मेहमानों को क्या मिठाई देना है एंड ऑल ना। तो हमारी क्या है कि हमें कपड़े चाहिए अपने और पटाखे चाहिए। तो अब जब कपड़े हम कपड़े की लिस्ट बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि अभी कौन से कपड़े न्यू चल रहे हैं, मुझे कौन सी कंपनी के लेने हैं, क्या लेना है, मतलब कौन सी कैटेगरी के कपड़े लेने हैं, कि शर्ट लेना है, जीन्स लेना है या सूट लेना है या क्या लेना है। फिर उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद देखेंगे कौन सी कंपनी का लेना है। फिर देखेंगे कि ये वाला सूट, फिर सोचेंगे कि अगर समझ नहीं आएगा तो फिर सोचेंगे कि दोस्त से पूछते हैं, फिर है ना। तो एक मतलब बहुत सारी जगह से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। द नेक्स्ट स्टेप इन कस्टमर डिसीजन प्रोसेस इज टू evaluate the alternatives identified at the information search stage, because the result of the evaluation stage is the choice of a brand or product in the evoked state. The consumer must develop a state of evaluative criteria for use in the making selection. तो क्या कर रहे हैं कि हम उसमें से जो ऊपर सर्च हमने किया, इंफॉर्मेशन सर्च की, तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें निकली होंगी ना। फिर उसमें से कुछ चीज़ें कलेक्ट करना कि हमने देखा कि न्यू ट्रेंड में अभी बहुत सारे टाइप्स ऑफ शर्ट चल रही है। ठीक है, अब मुझे कौन सी चाहिए उस हिसाब से मैंने एक शर्ट सिलेक्ट कर ली, मुझे ये ऐसे वाली शर्ट चाहिए। ठीक है, तो मैंने बाकी जो अल्टरनेटिव्स थे, बाकी जो उसके साथ वाले थे, वो मैंने सारे इवेलुएट कर दिए, मैंने एक सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो दीज क्राइटेरिया कैन आइदर बी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड evaluative criteria are product attributes, relative importance of each attribute to the consumer, brand image or brand beliefs, utility function for each attribute, expectation of consumer about total product satisfaction to vary with different levels of different attributes, attitudes toward different brands or alternatives under consideration. तो किस बेस पे हमने उसको एवेल्यूएट किया है कि पहला हमारी प्रोडक्ट एट्रीब्यूट की कौन से हम जो प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट हमें चाहिए उस हिसाब से। फिर हमने देखा कि जो कंज्यूमर है, मतलब हम कंज्यूमर है, हमें चाहिए मतलब उसमें से हमने फिर पहले देखो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट में मैंने पहले सिलेक्ट किया कि मुझे
बहुत सारे टी शर्ट शर्ट जीन्स वगैरह में से मैंने एक सेक्टर सिलेक्ट कर लिया कि मुझे शर्ट लेनी है। फिर उसके बाद रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ ईच एट्रीब्यूट, कि उस शर्ट में से भी फिर मुझे कौन सी शर्ट लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रांड इमेज और ब्रांड बिलीव्स, की जो शर्ट मैंने सिलेक्ट की है वो फिर कौन से ब्रांड से लेनी है मुझे। फिर उसके बाद कि यूटिलिटी फंक्शन की कितनी सेटिस्फैक्शन मुझे मिलेगी, है ना, उसके हिसाब से भी। फिर एटीट्यूड्स टुवर्ड डिफरेंट ब्रांड्स और ऑल्टरनेटिव अंडर कंसिडरेशन, like in sari purchase women first specify price range to eliminate many alternatives, then specify colors to further reduce alternative, then specify the kind of stuff or cloth, and finally compare the remaining alternatives such as print, length, blouse piece attached। तो बहुत सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें वैसे मतलब एक के बाद एक करके मैंने क्राइटेरिया से एवेल्युएट कोई एक प्रोडक्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद परचेज इंटेंशन, वंस द क्वेश्चन ऑफ कंज्यूमर लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ डिफरेंसेस इन ब्रांड्स इज सॉर्टेड आउट, द मार्केटर टर्न to study the stage of reaching at a purchase intention. This can be achieved by looking at the consumer behavior. A consumer who wishes to buy a product to satisfy his need may not be aware of a total number of product varieties that are available at that moment. Even out of the awareness set, the consumer might not consider certain product varieties because of the limitation of time, budget, past experiences, availability, etc. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि देखो जो कंज्यूमर की परचेज इंटेंशन है या नहीं है वो कैसे पता चलेगी कि जब वो प्रोडक्ट खरीद रहा है कंज्यूमर उस टाइम पे या तो वो अवेयर नहीं है कि क्या क्या उसके पास मतलब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट वैरायटीज़ है क्या क्या उसके पास, इस बारे में अवेयर नहीं है। और अगर वो अवेयर भी है तो वो उन कुछ प्रोडक्ट को नेग्लेक्ट कर देगा, क्यों, क्योंकि उसके पास टाइम की कमी होगी या फिर बजट नहीं होगा या फिर कुछ अदर रीजंस हो सकते हैं, है ना। तो आउट ऑफ द कंसिडरेशन सेट अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज मेड आउट बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, और फिर उसके बाद कि जो उसने लिस्ट बनाई होगी परचेज इंटेंशन वाली वो कुछ क्राइटेरिया पे बेस्ड होगी, ठीक है। तो क्या क्राइटेरिया होगा कि प्रोडक्ट क्वालिटी, फीचर, उसकी डिलीवरी कितनी जल्दी होगी, उसकी ब्रांड क्या है, बजट क्या है उसका, है ना। तो इस क्राइटेरिया पे उसका जो परचेज इंटेंशन है वो बेस्ड होगा। फिर उसके बाद 10 परचेज इंटेंशन रेस्ट ऑन टेकिंग डिसीजन कंसर्निंग ब्रांड, वेंडर, क्वांटिटी, टाइमिंग, पेमेंट मेथड। तो परचेज इंटेंशन हमारा क्या देख के होता है, ब्रांड देख के होता है, किससे खरीद रहे हैं हम, वेंडर से देख के होता है, क्वांटिटी देख के होता है, टाइम और पेमेंट मेथड। फिर उसके बाद परचेज डिसीजन, in the purchase intention the customer wishes to buy a particular product by taking into account various limitations and applying criteria to the product varieties which are known to him, awareness set. However, the purchase intention to buy a particular product might not materialize into actual purchase decision because of intervening variable attitudes of others and anticipated situational factors. तो परचेज इंटेंशन जब बन जाता है किसी का, परचेज इंटेंशन में बहुत सारी चीज़ें वो करके आया, उसके बाद वो परचेज डिसीजन ले लेता है, ठीक है, और उसकी ट्रांजैक्शन कर लेता है, परचेज कर लेता है। फिर उसके बाद पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, कि परचेज होने के बाद का जो एक्सपीरियंस है कंज्यूमर का वो। तो purchase has taken place, the consumer might like to rationalize the purchase decision, कि जब उसने परचेज कर लिया उसके बाद वो फिर देख रहा है कि जो मैंने परचेज डिसीजन लिया उस हिसाब से मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही है। बट द एक्सपीरियंस विद प्रोडक्ट सजेस्ट सम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन। द कंज्यूमर वुड गो फॉर पोस्ट परचेज एक्शन एंड यूजेस द प्रोडक्ट। पोस्ट परचेज सेटिस्फैक्शन इज द फंक्शन ऑफ ट्रेड ऑफ बिटवीन द एक्सपेक्टेशन एंड परफॉर्मेंस अचीव्ड, कि क्या उसने एक्सेप्ट किया था अपने परचेज इंटेंशन, परचेज डिसीजन लेने से पहले, और उसके बाद परचेज करने के बाद उसको क्या मिला है, उसके बीच का कंपैरिजन, ठीक है। द हायर द परफॉर्मेंस कंपेयर टू एक्सपेक्टेशन
the better the satisfaction. Customer satisfaction is not an end in itself. The customer must get delighted with the product. If that happens, the customer would have positive word of mouth for the product, brand, company. तो अगर जो उसने एक्सपेक्टेशन की थी और जो उसको रियल में सेटिस्फैक्शन मिली है, वो अगर उसका जो डिफरेंस है, सेटिस्फैक्शन मतलब जो परफॉर्मेंस उसको मिली है वो अगर ज़्यादा मिलती है एक्सपेक्टेशन के मतलब कंपैरिजन में, तो सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगी. और जब सेटिस्फैक्शन अगर ज़्यादा होगी तो वो जो कंज्यूमर है वो बहुत खुश होगा और फिर वो उस मतलब जहाँ से उसने ख़रीदा है, जिस ब्रांड का उसने ख़रीदा है, उस ब्रांड का वो दोबारा ख़रीदने आएगा. पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव फीडबैक होगी उसकी उस मतलब उस प्रोडक्ट के लिए. ठीक है, आ समझ आ ही गया होगा, वैसे तो कर रखा है. फिर उसके बाद हमारा ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कंज्यूमर की बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो वो हमारे कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं. कौन से? कल्चरल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, पर्सनल फैक्टर्स हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं. तो कल्चरल फैक्टर्स क्या होता है? The study of culture encompasses all aspects of society such as religion, knowledge, language, customs, traditional, music, art, technology, work pattern, products, etc. तो कल्चरल क्या है कि हमारे कल्चर क्या है कि हमारी सोसाइटी की जितने भी मतलब जितनी भी चीज़ें होती है वो हमारी कल्चरल फैक्टर्स में आती है. लाइक जैसे कि रिलीजन हो गया, लैंग्वेज होगी हमारी, कस्टम्स, ट्रेडिशनल्स, नॉलेज. ठीक है, तो ये सारे हमारे कल्चर में आते हैं कि जो हमने बिलीव सीखे अपनी फैमिली से, वैल्यूज सीखे हमने. ठीक है, तो वो सारे हमारे कस्टम्स हमारी कल्चर्स में आते हैं. इट इज़ अ वे ऑफ द लाइफ ऑफ एंड थिंकिंग पैटर्न्स दैट आर पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. कल्चर्स हमारे क्या होते हैं कि हमारे जनरेशन से चलते आ रहे हैं और हमें हमारे ऊपर पास हुए हैं वो. ठीक है, तो वो हमारे कल्चरल इन्फ्लुएंस होते हैं कि cultural influences are so pervasive that they are hard to identify and analyze. However, these cultural influences can provide an important basis for market segmentation, product development, advertising, etc. तो हर मतलब कोई कल्चर पे भी बेस्ड मतलब हमारे मार्केट सेगमेंटेशन बन सकते हैं. लाइक जैसे कि अगर आप ब्राह्मण हो तो आप ब्राह्मण हो तो आपके अलग कल्चर्स होंगे, है ना. इंडियंस के अलग कल्चर्स होंगे, मुस्लिम्स के अलग कल्चर्स होंगे, है ना. तो उसके हिसाब से भी आप भगवान गॉड की जो वो मूर्तियाँ होती है वो आप खरीदोगे अलग, है ना. खाने पीने का अलग होता है, तो वो भी हमारे मार्केटिंग से मतलब मार्केटिंग मिक्स उस हिसाब से भी जो सेलर्स होते हैं उस हिसाब से भी मार्केटिंग मिक्सेस बनाते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद कि क्या क्या उसके बाद उसके जो कल्चरल फैक्टर्स के जो अंडर मतलब सब टॉपिक्स हैं वो क्या है. कल्चरल पहला culture and consumption. Culture is perspective and decides the consumption habits, eating habits, food preferences and food preparation. For example, Indians do not eat beef because cow is religious revered by Hindus. It is also considered. हाँ, तो ये culture and consumption में आता है क्या कि जो हमारे फूड हैबिट्स हैं, ठीक है, हमारी ईटिंग हैबिट्स हो गए, फूड प्रेफरेंसेस हो गए, कंजम्पशन हैबिट्स हो गए, तो वो हमारे कल्चर एंड कंजम्पशन में आते हैं. ठीक है, फिर सब कल्चर में आते हैं. अ सब कल्चर इज एन आइडेंटिफाइबल एंड डिस्टिंक्ट ग्रुप दैट हैज़ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक. द सब कल्चर एग्जिस्ट विद इन लार्ज सोसाइटी. अ सब कल्चर इज अ साइकोलॉजिकल, रिलीजियस, सोशल और जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ ग्रुप आइडेंटिफिकेशन. Thus, a person living in Kolkata will feel that he is different from one living in Bihar. तो सब कल्चर वो ऐसे कुछ बिलीव्स होते हैं जो कि मतलब जियोग्राफिकल रीजन से अलग होते हैं कि इंडिया के अंदर ही है बट फिर भी अलग है. लाइक कोलकाता बिहारी अलग होंगे, उनके कुछ रिलीजन मतलब उनके कल्चर्स अलग होंगे. ठीक है, जो पंजाबी हैं और फिर तमिल है उनके रिलीजियस अलग होंगे. तो सबका अपना अपना एक कल्चर होता है. इंडिया में भी अलग अलग
कंट्री का अलग अलग अपना कल्चर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सोशल क्लास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्लास इज अ कॉमन थिंग इन एनी सोसाइटी। द सोसाइटी इनहेबिट्स सम सोशल क्लास विच इज होमोजीनियस एंड रिलेटिवली परमानेंट। The divided social class might bring about individual families having similar values, interest, behavior and lifestyle. तो social class जो कोई एक सोसाइटी होती है, कोई एक सोसाइटी में रहने पे भी कि बचपन से हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं, तो जो रिलेटिवली जो अदर क्लास मतलब अदर फैमिलीज हैं उनके साथ भी हमारे कुछ बिलीव्स बन जाते हैं, वैल्यूज हो जाती है, ठीक है। तो वो भी हमारे कल्चरल फैक्टर्स में आते हैं। फिर सोशल फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द फैमिली एंड रोल एंड स्टेटस ऑफ फैमिली एक्सर्ट अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन बाइंग डिसीजन। तो सोशल फैक्टर्स में हमारे क्या होता है, कोई एक फैमिली है, देखो फैमिली के अंदर का मैटर जो था वो हमारा कल्चरल फैक्टर्स में आ गया, जो कि जनरेशन टू जनरेशन चल रहा था, ठीक है। पर सोशल फैक्टर्स वो होते हैं कि कोई जो फैमिली है अभी उस टाइम पे है, उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो उसका पूरे सोसाइटी में जो उसका स्टेटस है, उसके हिसाब से जो अगर इन्फ्लुएंस पड़ता है हमारे डिसीजन में, परचेज डिसीजन में, तो वो हमारे सोशल फैक्टर्स हैं। कि अगर हम जो है, हम क्या है, अभी हम इंडिया के हिंदू मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है। तो हमारे जो परचेजिंग डिसीजन होंगे वो अलग होंगे, लोअर क्लासेस के अलग होंगे, रिचर क्लासेस के अलग होंगे, है ना। तो हर जो मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन के वजह से जो स्टेटस होता है फैमिली का, उसके डिसीजन जो बाइंग डिसीजन होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो क्या क्या सोशल फैक्टर्स के क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहला फैमिली, कि किस फैमिली में आप बॉर्न हुए हो तो उसके हिसाब से आपका पड़ेगा। लाइक अगर आप हम हिंदू फैमिली हैं, ठीक है, तो अगर आप जॉइंट फैमिली में बॉर्न हुए हो तो क्या वहाँ पे क्या होता है कि हम वहाँ पे कुछ भी खरीदने से पहले बहुत सोचते हैं, ठीक है। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हो तो उतना ज़्यादा मतलब जब आप जॉइंट फैमिली में हो तो आपको क्या सोचना पड़ेगा कि आपको पूरे फैमिली का फिर सोचना है कि अगर एक फैमिली में आया है तो बाकियों का भी मतलब उसका भी कुछ करना पड़ेगा। और अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो फिर तो अपने हिसाब से हम ले ही आते हैं, है ना, सामान अगर हमें कोई लाना है, ठीक है। तो वो है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे, हाउएवर द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली कैन बी सीन फ्रॉम एडवर्टीजमेंट रन बाय टाइटन वॉचेस, मारुति, एवरेस्ट एंड टाटा गोल्ड टी। द emergence of working women also affects the consumption pattern of the concerned family. कोई एग्जाम्पल देगा इसका अच्छा सा? हाँ, एक बार रिपीट कर। कि फैमिली में हमारा जो सोशल फैक्टर है वो फैमिली में कैसे मतलब कैसे किया जाता है। देखो फैमिली क्या होती है कि हम किस फैमिली में बॉर्न हुए हैं उस हिसाब से हमारी जो परचेजिंग डिसीजन है वो कैसे अफेक्ट करती है। एक इनकम पे भी तो डिपेंड करता है, अगर फैमिली की इनकम सही रहेगी तो हाँ, इनकम पे तो डिपेंड करता है, पर मैं फैमिली की बात कर रही हूँ कि फैमिली के पॉपुलेशन के हिसाब से। छोड़ो यार, समझ गए ना। हाँ वैसे तो इतना डिटेल समझ मतलब, रही हूँ, बताऊँ। हाँ जैसे कि जॉइंट फैमिली होती है तो उसमें एग्जांपल पढ़ा मैंने, टाटा गोल्ड टी की डिमांड ज्यादा होगी, अगर छोटी फैमिली होगी तो कम होगी। वैसे परचेज पे डिपेंड, मतलब वैसे जितनी बड़ी फैमिली होगी हम उतना ज्यादा परचेज करेंगे। हाँ हाँ तो इतना ही तो है। हाँ हाँ। फिर उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है उसमें, रेफरेंस ग्रुप। अ ग्रुप मीन्स इंटरेक्शन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स टू रियलाइज कॉमन गोल्स। तो हमारा ये पहला पॉइंट हमारा फैमिली के अंदर का था, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप है कि जो फैमिली मेम्बर्स है वो जब बाहर किसी से मिलते हैं
तब जो उसके इंटरेक्शन की वजह से अगर डिसीजन चेंज हो जाए तो वो जैसे कि हम फ्रेंड से मिलते हैं, ठीक है, तो हमने किसी फ्रेंड के पास कोई सामान देखा और हमें वो पसंद आ गया। अब फिर हम मम्मी को बोलते हैं मम्मी मम्मी उसके पास, जब हम छोटे थे तब तो रोज़ ही ये काम करते थे कि मम्मी मम्मी उसके पास ये चीज़ थी, मुझे भी ये चाहिए, है ना। तो वो हमारे रेफरेंस ग्रुप रहता है कि जिससे हम मतलब जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, फैमिली के बाहर हम किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब उसके कुछ चीज़ देखने पे हम उसको, अगर उसका कुछ अफेक्ट पड़ जाए, चाहे वो डायरेक्टली पड़े या इनडायरेक्टली पड़े, है ना, तो वो हमारा रेफरेंस ग्रुप में आता है। जैसे देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप: मेंबरशिप, एस्पिरेशनल, डिसोशिएटिव। अ मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप इज वन to which an individual actually belongs. An aspirational reference group is a group to which one aspires to belong. A group that a person does not wish to be associated with is a dissociative reference group. जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, तो जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स है वो क्या है, हमारे उनके साथ हमारे कुछ कॉमन गोल्स है ना, मतलब उनकी थोड़ी जो थिंकिंग होगी, हमारी थिंकिंग होगी, उसमें कुछ कॉमन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमारे जो फ्रेंड ग्रुप है उससे अच्छी, मतलब उससे थोड़ी बढ़ के, उस लेवल से बढ़ के अगर कुछ दूसरों का फ्रेंड ग्रुप है, तो किसी का होगा ना कि वो जो किसी का होगा कि टॉपर कितना अच्छा पढ़ता है, मुझे भी उसके तरह थोड़ा काश मैं भी होता। तो किसी की तरह अगर हम बनना चाहें तो वो हमारा एस्पिरेशनल रेफरेंस ग्रुप है, ठीक है, कि जिसकी तरह हम बनना चाहे, ठीक है। और कोई रिच है तो उसकी तरह अगर हम बनना चाहे तो वो। फिर उसके बाद डिसएसोसिएटिव, की ऐसा रेफरेंस ग्रुप जिसके साथ हम नहीं मिलना चाहते, ठीक है। जैसे कि हम स्कूल में हैं तो हम अपने से बुरे ग्रेड्स वाले बच्चों के साथ हम नहीं मिलना चाहते थे। बचपन की बात है, मम्मियाँ बोलती थी कि नहीं वो फेल होता है क्लास में, उसके साथ बात नहीं करनी है और, है ना। तो वो ऐसे रेफरेंस ग्रुप होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड सोशल फैक्टर में रोल्स एंड स्टेटस। एन इंडिविजुअल हैज़ मैनी रोल्स टू प्ले, कि हर एक किसी का अपना अलग अलग, मतलब एक पर्सन के ही बहुत सारे रोल्स होते हैं। हम स्टूडेंट का रोल कर रहे हैं, ठीक है। मैं लड़की हूँ तो मैं सिस्टर का रोल कर रही हूँ, मैं डॉटर का रोल कर रही हूँ, ठीक है। और बड़ी हो जाऊँगी, थोड़ा करियर में जाऊँगी तो फिर मैं एक जो करियर जो होगा मेरा उसका रोल करूँगी। फिर शादी हो जाएगी तो मैं वाइफ का रोल करूँगी, है ना। तो हर जो रोल है वो चेंज होता रहता है। सबसे पहले अब एक डॉटर के रोल से आई, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बड़ी हुई, मैं एक स्टूडेंट के रोल से आई। फिर मेरे भाई बहन हुए तो मैं एक सिस्टर के रोल से आई, है ना। तो जो रोल और स्टेटस होता है वो चेंज होता रहता है, रोल चेंज होता रहता है, उस पर हमारा कोई अफेक्ट नहीं, मतलब हमारा कंट्रोल नहीं होता है उस पर। मोस्टली केसेस में हमारा कंट्रोल नहीं होता। बहन बनने तक तो मेरा कंट्रोल नहीं है ना, उसके बाद तो मेरा कंट्रोल है कि करियर में मैं जाऊंगी तो मेरा कंट्रोल है उसमें, शादी में करूंगी तो उसमें मेरा कंट्रोल है। पर रोल्स में ज़्यादातर कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। स्टेटस में हमारा कंट्रोल होता है कि हम अपने जो पोजीशन पे मैं हूँ उसमें मैं कैसे, मतलब कौन से पोजीशन पे मैं करना चाहती हूँ, तो वो मेरा स्टेटस पे आता है। कि मैं अगर सिर्फ स्टूडेंट हूँ तो मेरा वो स्टूडेंट मेरा स्टेटस है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अगर कोई जॉब कर रही हूँ तो मेरा एम्प्लॉय का स्टेटस है। अगर मेरा खुद का बिजनेस हो तो मेरा एम्प्लॉयर का स्टेटस है, ठीक है। अगर मैं कुछ प्रोफेशनल कर रही हूँ तो मेरा वो प्रोफेशनल स्टेटस है, ठीक है। अगर मैं घर पे हाउसवाइफ हूँ तो मेरा वो हाउसवाइफ का स्टेटस है। तो स्टेटस पे हमारा कंट्रोल होता है, रोल पे हमारा ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद पर्सनल फैक्टर्स, की कुछ पर्सनल फैक्टर्स हैं वो। Personal factors are consumer influenced by age and life cycle stage, occupation, economic circumstances, lifestyle, personality, self-concept as discussed below. तो पर्सनल फैक्टर में क्या क्या होता है हमारा, एज एंड लाइफ साइकिल, की एज के हिसाब से हमारी नीड्स चेंज हो जाती है ना। कि पहले हम छोटे थे तो हमारी नीड्स कुछ और थी, अब हम बड़े हुए तो हमारी नीड्स कुछ और हो गई हैं,
है ना। तो एज के हिसाब से कोई चेंज आता है तो हमारा एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज में वो होता है, पर्सनल फैक्टर के एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज में आता है। ऑक्यूपेशन के हिसाब से अगर हम कोई चेंज आ रहा है, पर्सनल डिसीजन में चेंज आ रहा है तो हमारा वो ऑक्यूपेशन के हिसाब से जाता है। लाइक जैसे कि अगर हम कोई प्रोफेशनल करियर में है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें फॉर्मल्स चाहिए, मतलब फॉर्मल वेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम कोई प्रोफेशन में नहीं है, हम कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसमें फिर घर के कपड़े पहनेंगे हम, है ना। और अगर मेरा काम वर्क फ्रॉम होम है तो उसमें भी मेरा कुछ उतना कुछ फॉर्मल पहनने का नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर कोई नॉर्मल सी शॉप में छोटी मोटी काम कर रही हूँ, ठीक है, जॉब कर रही हूँ, छोटा मोटा जॉब कर रही हूँ, तो उसमें भी मुझे सिंपल क्लोथ्स में चल जाएगा, ठीक है। पर अगर मैं किसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ तो मुझे एक्सपेंसिव क्लोथ्स लेने पड़ेंगे। अगर मैं किसी एयर होस्टेस का काम कर रही हूँ, किसी बड़े MNC रिजॉर्ट्स वगैरह, होटल्स वगैरह में काम कर रही हूँ, तो वहाँ पे तो फिर मुझे बहुत सारे हाई फाई कपड़े पहनने पड़ेंगे, है ना। तो ऑक्यूपेशन के हिसाब से परचेज डिसीजन वाले वो अफेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद हमारा इकोनॉमिक कंडीशन, मार्केटर्स टारगेट कस्टमर नीड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वांट्स एंड डिमांड्स, इनकम, सेविंग, असेट, बोरोइंग पावर। तो हमारे कभी कभी क्या होता है कि हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी परचेजिंग डिसीजन बढ़ती है, हमारे पास ज़्यादा सेविंग्स हो गई, हमने जिस चीज़ के लिए सेव किया था उसके लिए अगर उतना सेव हो गया तो हमारी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, है ना। तो वो सारे फैक्टर्स हमारे इकोनॉमिक कंडीशन वाले वो होते हैं। अगर हमें कोई जॉब सेटअप करना है, उसके लिए हमें लोन मिल जाए अच्छा खासा, तो जितना लोन होगा वो हमारा परचेजिंग बोरोइंग पावर हो गया कि उस हिसाब से फिर हम कर सकते हैं अपना खर्चा, है ना। परचेज डिसीजन ले सकते हैं कि कैसे कैसे मुझे अपना फिर जॉब मतलब अपना वर्क सेटअप करना है, ठीक है। फिर उसके बाद लाइफस्टाइल की जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल बढ़ती है वैसे वैसे हमारी परचेजिंग डिसीजन बढ़ती है कि अलग अलग लाइफस्टाइल के लोगों के लिए अलग अलग हमारा परचेजिंग डिसीजन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद पर्सनालिटी कि हर किसी की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, उसके हिसाब से उसको फिर उसका डिसीजन अलग होता है। लाइक जैसे कि ये निब्बा निब्बी हो गए तो उनको क्या चाहिए, निब्बा का मतलब आजकल क्या चल रहा है कि इंस्टा प्रोफाइल में निब्बा क्या करता है, KTM लवर लिख दो, KTM के साथ 2-3 पिक्स खींच के डाल दो, छपरी जैसे बाल कर लो, कान छिदवा लो एक तो वो निब्बो का स्टाइल है ना, ठीक है। और इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि मेकअप कर लो अच्छे से मेकअप सीख जाओ और अच्छे से कपड़े पहन लो, फैशनेबल कपड़े पहन लो, तो आप इन्फ्लुएंसर, उनका अलग परचेजिंग डिसीजन है, ठीक है। तो हर एक पर्सनालिटी के हिसाब से वो होता है कि उसका हर पर्सनालिटी के लोगों का अपना एक अलग परचेजिंग डिसीजन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे आते हैं मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। तो मोटिवेशन देखो, मोटिवेशन में क्या होता है कि मोटिवेशन में ना जो सेलर है हमारा बिजनेसमैन है, वो क्या करता है, कंज्यूमर्स के नीड्स को क्रिएट करता है, उनके जो नीड्स हैं उनको क्रिएट करता है, मतलब साइकोलॉजिकल नेटवर्क से क्रिएट करता है। मैंने मतलब बताया था कि कैसे एक मार्केटर अपने कंज्यूमर्स की नीड्स को क्रिएट करता है। लाइक जैसे कि ये जो स्मार्टफोन्स आए हैं, पापा धीरे बात कर लो, जो स्मार्टफोन्स आए हैं तो पहले क्या था, स्मार्टफोन्स नहीं थे तो जब उनकी नीड्स भी नहीं थी, है ना। फिर स्मार्टफोन्स में उन्होंने इतने अच्छे अच्छे फीचर्स खोले हैं कि अब
बढ़ते टाइम के साथ स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये नीड बन चुकी है, पहले नीड ये नहीं थी, ठीक है। तो ये अभी ये नीड बन चुकी है। तो क्या किया, वो ये जो स्मार्टफोन की नीड थी वो किसने क्रिएट करी, हमारे मार्केटर ने क्रिएट करी है। तो मोटिवेशन में हमारे वो आता है कि मोटिवेशन में मार्केटर क्या क्या इंटरेस्ट लेता है कि कैसे और क्यों हम जो कंज्यूमर है वो कोई प्रोडक्ट बाय कर रहा है, और फिर उसके जो कैसे हम उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, नीड को हम अराउज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं कि वो हमारी इस पर्टिकुलर ब्रांड पर या फिर प्रोडक्ट को खरीदे, ठीक है। तो मोटिवेशन कैन बी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, अ फोर्स दैट अंडरलाइज अ बिहेवियर. इट इज़ important for marketers to understand the motives that led consumers to make purchases. Motivation is a complex network of psychological mechanism. Motives can be instinctive or learned. मोटिव क्या हो सकता है, हम सीख के भी मोटिव कुछ मोटिवेशन मोटिव हो सकता है, और हम कुछ इंस्टिंक्ट पे काम कर जाए कि क्यूरियोसिटी हो जाए हमें, ठीक है, या फिर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सुनाई में आ रही है, हमारे कान में आ रही है, तो वो फिर चीज़ हमें ख़रीदने का मन कर जाए, ठीक है। तो जो हमारे बाइंग मोटिव्स हैं वो हमारे लर्नड हो सकते हैं कि हमने बहुत सीख समझ के, सोच समझ के, रैशनली हमने उस बाइंग परचेजिंग का मोटिव रखा है हमने, ठीक है, या फिर हमारे इंस्टिंक्टिव हो सकता है, हमारी कुछ मतलब रीज़न पे बेस ना भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैस्लो नीड थ्योरी में उन्होंने कहा है कि ह्यूमन की नीड्स कभी पूरी नहीं होती। अगर उसकी एक नीड्स पूरी हो जाए तो उसकी दूसरी नीड क्रिएट हो जाती है, मतलब सामने आ जाती है, दूसरी नीड दिख जाती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि ह्यूमन की नीड कभी पूरी ही नहीं होती। तो सबसे पहली जो नीड है, उन्होंने 5 टाइप्स ऑफ नीड्स बताई हैं, ठीक है। तो सबसे पहली नीड है, उन्होंने बोला है साइकोलॉजिकल नीड, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, लाइक एयर, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये हमारी, ठीक है, ये हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। अब जब किसी इंसान की साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है, फिर उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स क्रिएट होती है। देखो, उसने क्या, साइकोलॉजिकल नीड्स में उसके घर मिल गया, ठीक है। अब उसकी एक नीड आ गई कि ये जो मेरा घर है ये सेफ रहे, तो उसके लिए उसने एक गार्ड रख लिया, ठीक है। तो वो हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स है कि जो हमारे पास है उसकी प्रोटेक्शन भी चाहिए हमें, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी चाहिए हमें। फिर उसके बाद उसका घर बन गया, घर मिल गया उसको, उसने उसकी घर की सिक्योरिटी भी कर ली। फिर उसके बाद वो घर से जब बाहर निकलेगा तो उसको बाहर उसको फ्रेंड्स चाहिए, सोशल इंटरेक्शन चाहिए। तो वो हमारी सोशल नीड्स है कि जो हमारी घर और सेफ्टी वाली नीड पूरी हो गई, उसके बाद हमें बाहर लोगों से इंटरेक्शन रखनी है, ठीक है। तो वो हमारी सोशल नीड्स है। फिर सोशल नीड्स पूरी हो जाए तो उसकी एस्टीम्स एंड ईगो नीड्स आ जाती है कि देखो, जो हम बाहर वाले लोगों से मिल रहे हैं, ठीक है, अब बाहर वाले लोगों से तो मिल लिया, पर उसमें भी हमें उनसे सबसे अच्छा नाम होना चाहिए। हमें ये चाहिए कि जो बाहर है कुछ रिकॉग्निशन हो हमारी, कुछ स्टेटस हो हमारा, कि लोग पहचाने मुझे, ठीक है। तो उनमें भी उनको अच्छा बनना है, ठीक है। तो ये हमारी ईगो नीड्स होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अब जब हमारी बाहर वाले लोगों में अच्छी जान पहचान हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद आती है उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। जब इंसान देखता है कि मेरे बाहर वाले लोग मेरी मुसीबतों में काम नहीं आ रहे हैं, ठीक है, सारी प्रॉब्लम मुझे खुद ही झेलनी पड़ रही है, तो उसको फिर लगता है कि मैं खुद को पहचानूं, ठीक है। जब वो बाहर वाले लोगों को पहचान लेता है अच्छे से, तब उसको अपने खुद को पहचानने की नीड आ जाती है, ठीक है। तो वो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है कि खुद की जो पोटेंशियल है, खुद की जो एबिलिटीज़ है वो जानना, ठीक है। तो ये हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती है, एक के बाद एक हमारी होती है, एक के बाद एक नीड हमारी अपीयर कर जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे परसेप्शन, मोटिवेशन हमने पढ़ लिया कि कैसे हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में मोटिवेशन क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा परसेप्शन क्या होता है। अ मोटिव इज़ अ ड्राइव और फोर्स विच
एक्टिवेट्स बिहेवियर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द अराउज नीड्स। तो मोटिवेशन क्या होता है कि नीड को क्रिएट कर रहा है, नीड बन रही है हमारी उसमें। फिर परसेप्शन में क्या होता है कि जो हमारे उसमें देखो मोटिवेशन में क्या हुआ था कि हम एक नीड से दूसरी नीड की तरफ बढ़ रहे थे, ठीक है। परसेप्शन में हमारे जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है उससे मतलब उसके ज़रिए उससे जो हमने पास्ट एक्सपीरियंस में जो हमारी चीज़ें हमने चेंजेस देखे उसके हिसाब से हमारी कुछ नीड बन रही है, तो वो हमारे परसेप्शंस होते हैं। टू परसीव इज़ टू सी, टू हियर, टू टच, टू टेस्ट, टू स्मेल एंड टू सेंस समथिंग और इवेंट and to organize, interpret and find something in the experience. Our senses perceive the color, shape, sound, smell, taste, etc. or the of the stimulus. Our behavior is governed by these physical perception. तो हमारे physical perception के ज़रिए हमारे जो changes आ रहे हैं हमारे आसपास में, हमारे past में या हमारे आसपास में, तो उसके related हमारी कुछ decision में affect होता है, तो वो हमारे perceptions होते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ पूछना है, परसेप्शन आ गया ना समझ। लाइक जैसे कि देखो एक एग्जांपल, अभी एग्जांपल है, जैसे देखो कोई एक ऐड है, ठीक है। उस ऐड में ऐड का सीन 1 है कि वाइफ एंड हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, ठीक है, उनकी लड़ाई हो रही है, ठीक है। अब हस्बैंड एंड वाइफ की लड़ाई में वाइफ ने एक क्रॉकरी फेंक के मारी, ठीक है, और वो क्रॉकरी हस्बैंड हट गया और वो क्रॉकरी टूट गई, ठीक है। अब सीन चेंज होता है, दूसरे दिन वो जो हस्बैंड एंड वाइफ की सेम वही लड़ाई हो रही होती है और वाइफ उस पर क्रॉकरी फेंक के मारती है और हस्बैंड हट जाता है और क्रॉकरी नीचे गिर जाती है। अब जो वो क्रॉकरी थी वो अब टूटी नहीं, तो उसमें क्या हुआ कि अब जो क्रॉकरी नहीं टूटी वो क्या थी, एक्स कंपनी की क्रॉकरी थी। तो उन्होंने दिखाया कि आप इसको ये जो क्रॉकरी है हमारी वो आसानी से नहीं टूटेगी, आप फेंक दो, तोड़ दो, कुछ भी कर लो, वो नहीं टूटेगी, ठीक है। तो वो उस मार्केटर का दिखाने का था। पर जो हमारी जो एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं लोग, वो हस्बैंड वाइफ वाले अगर देख रहे होंगे तो वो क्या सोचेंगे कि ये तो गलत एडवर्टीजमेंट दे रहा है, ये हमें दिखा रहा है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो ऐसे लड़ते हैं, सामान फेंक के मारते हैं, ऐसे लड़ते हैं। तो उसने क्या किया, उसने देखा और उसके हिसाब से उसने जज किया उसको, ठीक है, और उसके हिसाब से उस जजमेंट के हिसाब से उसकी जो परचेजिंग डिसीजन है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो वो हमारे परसेप्शंस होते हैं। फिर उसके बाद ये हमारे कुछ मतलब डिस्क्रिप्शन मतलब डेफिनेशंस दिए हैं। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स ने के डिक्शनरी में ये डेफिनेशन लिखी है। बर्लसन एंड स्टेनर ने डेफिनेशन दी है। कॉटलर ने डेफिनेशन दी है। तो अलग अलग लोगों ने डेफिनेशन दी है, पर मीनिंग वही सेम है कि फिज़िकल परसेप्शन की वजह से हमारे कोई चेंजेस आ रहे हैं, वो हमारे परसेप्शन में आते हैं, ठीक है। जो हमारे 5 ऑर्गन्स की वजह से हम देख के, सुन के, महसूस मतलब देख के, सुन के, स्मेल करके, टच करके, टेस्ट करके, ठीक है। तो उसकी वजह से अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो फिर उसके बाद हमारा लर्निंग कि लर्निंग में हमारा जो हमने नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन किया है हमारे लाइफ में, पूरे लाइफ में, उसका जब हम एप्लीकेशन करें हमारे परचेज के लिए, कंजम्पशन के लिए, अपने फ्यूचर में। देखो लाइक जैसे कि अभी हम पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स के साथ हम रह रहे हैं तो हम देख रहे हैं ना कि कौन से सिचुएशन में मम्मी पापा कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। फिर उन सिचुएशंस में अगर हमारे फ्यूचर में कोई सिचुएशन आती है सेम, तो अपनी फैमिली में हम फिर वो अप्लाई करेंगे। तो वो हमारी लर्निंग, जो हमने नॉलेज और एक्सपीरियंस एक्वायर किया है उसको हम अप्लाई करते हैं, तो वो हमारी लर्निंग से मतलब लर्निंग फैक्टर से होता है, ठीक है। तो वो हमारी लर्निंग में आता है। फिर उसके बाद बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। तो बिलीफ एंड एटीट्यूड्स क्या हुआ कि देखो मोटिवेशन में क्या था कि हमने परचेज की नीड को बनाया, फिर परसेप्चुअल में हमने उसको जो वो उसकी जो नीड
के हिसाब से उसने अपने मतलब 5 ऑर्गन के हिसाब से उसने उस नीड को क्रिएट मतलब नीड को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, परचेज डिसीजन को आइडेंटिफाई किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कंज्यूमर ने उस प्रोडक्ट के बारे में जाना, ठीक है, और फिर उसके जो चेंजेस थे उसको फिर उसको उसमें जो प्रोडक्ट है उसको फिर उसने उसमें कुछ चेंजेस लाया कि अपने बिलीव्स एंड एटीट्यूड के हिसाब से उसने फिर डिसीजन लिया, ठीक है। तो वो हमारा बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स में आता है। देखो, अ बिलीफ इज अ डिस्ट्रक्टिव थॉट दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर हैज़ अबाउट प्रोडक्ट, सर्विस, आइडिया और प्रैक्टिस। कि बिलीफ हमारा क्या है कि किसी एक इंडिविजुअल कस्टमर ने किसी प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्टिव मतलब उसके क्या सर्विस है, क्या मतलब क्या प्रोडक्ट है, किसी आइडिया की वजह से उसने फिर उसके मतलब क्या है, अ बिलीफ इज अ डिस्क्रिप्टिव थॉट दैट एन इंडिविजुअल कस्टमर हैज़ अबाउट प्रोडक्ट, सर्विस, आइडिया और प्रैक्टिस। तो किसी प्रोडक्ट के लिए उसकी जो डिस्क्रिप्टिव थॉट है, लाइक जैसे कि यहाँ पे ज्वेलरी का एग्जांपल दिया है, तो ज्वेलरी में क्या बिलीव्स मतलब उसको क्या हुआ कि ज्वेलरी अगर कोई पर्सन लेने जाता है तो क्या देखता है कि वो अपने मतलब अपने टेस्ट के हिसाब से वो उस ज्वेलरी को खरीदेगा। लाइक अगर उसको हैवी ज्वेलरी पसंद होगी तो वो हैवी ज्वेलरी देखेगा, उसको लाइट ज्वेलरी पसंद होगी तो वो लाइट ज्वेलरी देखेगा। तो बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स के अपने टेस्ट के हिसाब से अपने हिसाब से वो उसको डिस्क्रिप्टिव ऑर्डर में ले रहा है, ठीक है, अपने ओन डिस्क्रिप्शन से वो उस सामान को खरीद रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एटीट्यूड इज अ प्री डिस्पोज्ड बिहेवियर, इट इज एंड्योरिंग एंड कंसिस्टेंट, एवरी कस्टमर हैज एटीट्यूड टुवर्ड क्लोथ्स, म्यूजिक, फूड एक्सेट्रा, thus it might turn out that Videocon products are economical and also superior in quality and technology. Once the attitude turns in, it is difficult to change the attitude. देखो एटीट्यूड क्या होता है कि देखो एटीट्यूड हमारे कंज्यूमर्स का एटीट्यूड क्या है कि अगर कोई ब्रांड है, ठीक है, और वो बहुत अच्छा ब्रांड चल रहा है, ठीक है, लाइक जैसे कि चॉकलेट्स, अगर चॉकलेट इंडस्ट्री के बारे में देखें तो चॉकलेट इंडस्ट्री में सबसे क्या चल रहा है अभी, कैडबरी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है ना। तो हमारा एक बिलीफ बन गया, हमारा एक एटीट्यूड बन गया है कि जो कैडबरी की चॉकलेट होती है वो बहुत अच्छी होती है। चॉकलेट तो बाकियों की भी अच्छी होती है, पर हमने क्या देख लिया है कि हमने ये मान लिया है कि चॉकलेट अगर लेनी है तो कैडबरी की बेस्ट होती है ना। तो ये हमारा एक एटीट्यूड बन गया है। तो अगर कोई किसी कंज्यूमर का एटीट्यूड बन जाता है तो वो फिर चेंज करना बहुत ही मुश्किल है, चेंज नहीं होता है, वो बहुत मुश्किल है। अब कैडबरी देखो, नेस्ले मैगी जो थी, मैगी जब बैन हुई थी, मैगी जब उसमें लिड्स मिलने चालू हुए थे, तब उस टाइम पे उसके एटीट्यूड, उसके कस्टमर के एटीट्यूड उससे पहले क्या थे कि मैगी बहुत अच्छी कंपनी है और कुछ ऐसा वैसा बहुत ट्रस्टेड कंपनी थी उस टाइम पे। तो कस्टमर का एटीट्यूड बन गया था कि मैगी बेस्ट है ना। फिर उसके बाद वो जो उसने लेड आना चालू हुआ, लेड आया, उसके बाद फिर कस्टमर का एटीट्यूड थोड़ा चेंज हुआ, ठीक है, उसके पर्सपेक्टिव्स चेंज हो गए कस्टमर के। फिर उसके बाद अब दोबारा से जो नेस्ले था वो दोबारा से अपने उस पर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उससे पहले उसका जो मार्केट था वो बहुत अच्छा था, ठीक है, तो इसीलिए उसका जितनी जल्दी वो ख़राब हुआ उतनी जल्दी फिर वो सही भी, उसका जो मार्केट था वो सही भी हो गया, है ना। तो जो एटीट्यूड होता है, कस्टमर एटीट्यूड होता है जो, वो बहुत चेंज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। Thus, a marketer is advised to bring out positive beliefs by presenting facts. At the same time, the positive beliefs should be converted into enduring behavior. In any case, the marketer is advised to fit the products into existing attitudes of buyers rather than to change attitudes to fit into their products. तो उन्होंने क्या बोला कि मार्केटर को हमेशा पॉजिटिव बिलीफ लाना चाहिए अपने प्रोडक्ट में और एग्जिस्टिंग एटीट्यूड को मतलब एग्जिस्टिंग जो एटीट्यूड है उस पर फिट होना चाहिए। लाइक मैगी का जो लेड आया वो उसके एग्जिस्टिंग एटीट्यूड के, बायर के एग्जिस्टिंग एटीट्यूड में फिट नहीं हुआ, तभी वो बंद हो गया, है ना।
फिर उसके बाद जब वो सही होके आ गया तो उसके जो पहले की जो कस्टमर एटीट्यूड थी उसमें वो फिट हुआ, उसके बाद वो अच्छा खासा चलने लगा, पहले से भी अच्छा और चल रहा है ना। तो ये हमारा फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल हमारा जो था वो फैक्टर हमारा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन प्रोसेस कि डिसीजन प्रोसेस में किस लेवल पे मतलब मतलब डिसीजन होता है वो डिपेंडिंग अपॉन द इन्वॉल्वमेंट लेवल ऑफ द कस्टमर and significance of differences between brands particular type of buying behavior is adopted as discussed below. A. High involvement. A customer is highly involved in the product if it is expensive, involves some risk, bought infrequently, is highly self-expressive or is specialized technical mechanical product. For example, computer, television, car, wallpaper, camera, sarees, aluminium, sliding or carpet. The consumer behavior can be of two types. कि ऐसे जो डिसीजन प्रोसेस है जिन पे हाई इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब बहुत सारा डिसीजन उन्हें डिसीजन प्रोसेस करना पड़ता है पूरा, जो हमने ऊपर डिसीजन प्रोसेस देखे, मतलब नीड देखना, पहले नीड को ढूंढना, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करना, फिर उसके बाद ये जो इतनी सारी प्रोसेस करनी पड़ रही है, ये ज़्यादातर कौन सी चीज़ों में होता है, ऐसी चीज़ों में जो कि ऐसे प्रोडक्ट में जो कि एक्सपेंसिव है, जिसमें रिस्क हो सकता है और मतलब जल्दी ही ख़रीदे नहीं जाते, कुछ टाइम पीरियड के बाद ही ख़रीदा जाता है, ठीक है। और कुछ टेक्निकल हो, मैकेनिकल हो, तो उनमें ये हमारा हाई इन्वॉल्वमेंट, ऐसे प्रोडक्ट्स में हमारा हाई इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। और जो लो इन्वॉल्वमेंट वाले हैं वो क्या है, अ प्रोडक्ट इज़ नॉट कंसिडर टू बी हाईली इन्वॉल्व। ऐसे जो देखो हाई इन्वॉल्वमेंट में क्या था कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो जो एक्सपेंसिव नहीं होते वो हमारे लो इन्वॉल्वमेंट में आ जाएंगे। ऐसे प्रोडक्ट जो कि हम बहुत टाइम बाद खरीदते हैं, फ्रीक्वेंटली नहीं खरीदते हैं, वो हमारे हाई इन्वॉल्वमेंट में होते हैं। तो जो हम फ्रीक्वेंटली खरीदते हैं वो हमारे लो इन्वॉल्वमेंट में आ जाएंगे। ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे रिस्क होते हैं वो हमारे हाई इन्वॉल्वमेंट में होता है। तो जो हमारे रिस्क नहीं होते हैं वो हमारे लो इन्वॉल्वमेंट में आ जाएंगे, है ना। और जो हमारे टेक्निकल है, मैकेनिकल है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, वो हमारे हाई इन्वॉल्वमेंट में आते हैं। तो उसके जो वाइस वर्सा होंगी वो हमारी लो इन्वॉल्वमेंट में आ जाएगी, है ना। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हुई जो हमारी डेली लाइफ में हमारी यूज़ होती हैं, जो जो हमारी फूड वगैरह में यूज़ होती है, सॉल्ट हो गया, सब्जियां हो गई, ठीक है, और हमारे सोप्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हमारी हाई इन्वॉल्वमेंट में कौन से कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर आते हैं, उसमें हमारे दो टाइप ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर आता है हाई इन्वॉल्वमेंट में। पहला, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। द कंज्यूमर वुड इनहेबिटेड सच अ बिहेवियर इफ द प्रोडक्ट इज not only of high involvement but also there are significant differences between brands। कि जो ऐसे प्रोडक्ट जो कि हाई इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ जो ब्रांड्स हैं उसमें डिफ्रेंशिएशन भी हो, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट हो, ठीक है, तो वो हमारी कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में आते हैं। उसमें फिर उनको क्या करना पड़ता है, उनको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। लाइक अगर हम कोई फ़ोन लेने जा रहे हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, हम फ़ोन लेने जाते हैं तो हम उस पर कैमरा कैसा है, उसका रैम रोम क्या है, उसमें प्रोसेसर क्या है, उसकी स्क्रीन कौन सी है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, उस पर क्या क्या फ़ीचर्स हैं, ठीक है। और मैंने जब फ़ोन लिया था तो मैंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी थी पता है, कि ऐसा फ़ोन मुझे लेना है जिसमें मीटिंग रिकॉर्ड हो सकेगी, क्योंकि हर फ़ोन में मीटिंग रिकॉर्ड नहीं होती है। तो मुझे ऐसा फ़ोन चाहिए था जिसमें मीटिंग रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है। और मीटिंग रिकॉर्ड उसमें होती है जिसमें प्रोसेसर हमारा पता नहीं, याद नहीं मुझे, कि कुछ होता है कि उससे ज़्यादा अगर प्रोसेसर हो तो फिर उसमें उन फ़ोन्स में मीटिंग रिकॉर्ड हो सकती है वॉइस के साथ, वरना हर फ़ोन में मीटिंग वॉइस के साथ रिकॉर्ड नहीं होती है, ठीक है। तो जो हमारे ऐसे प्रोडक्ट जिसमें हमारी
प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन हो तो वो हमारे कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में आते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड हमारा डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। अ हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट विद फ्यू डिफरेंसेस इन द ब्रांड्स वुड मेक द कंज्यूमर टू सीक मैक्सिमम रिडक्शन ऑफ पोस्ट परचेज डिसोनेंस by comparing prices, convenience, speed, durability. For example, buying a carpet, wallpaper or aluminum sliding hardly matters whether bought from। तो ऐसे प्रोडक्ट जिसमें ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन ना हो, ठीक है, क्वालिटी देखी जा रही है, और उसमें हम क्या करते हैं कि किस बेसिस पे लेते हैं कि हम उसमें प्राइस कंपेयर करते हैं कि कौन सा सस्ता, मतलब कौन सा प्राइस हमें अफोर्डेबल होगा, उस हिसाब से लेते हैं। कौन सी चीज़ हमें पास में, हमारे घर के पास मिल जाएगी, ठीक है, कितने दिन तक चलेगी, मतलब जो हमारी टेक्निकल चीज़ें वो हमारी कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में आ गई, ठीक है। और जो हमारी अदर हाई इन्वॉल्वमेंट वाली चीज़ें हैं वो हमारी डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर में आ गई, ठीक है। फिर हमारा लो इन्वॉल्वमेंट में हमारी कौन सी चीज़ें, मतलब कौन से हमारे बाइंग बिहेवियर, टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर होते हैं। तो लो इन्वॉल्वमेंट में हमारे टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर होता है, पहला वैरायटी सीकिंग बिहेवियर, कि हम देखते हैं कि कौन सी वैरायटी, हमें वैरायटी ऑफ चॉइस। देखो लो इन्वॉल्वमेंट में हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लाइक अगर हम शैम्पू ले लें, हमारे पास पैंटीन है, हेड एंड शोल्डर है, क्लिनिक प्लस है, बहुत सारी है, कि बहुत ही सारी है, 100 के ऊपर, मतलब होगी इतनी तो, 50 के ऊपर की तो होगी, है ना। तो वैरायटी ऑफ चॉइसेस है वहाँ पे, तो वहाँ पे फिर वो देखता है कि क्या प्राइस है, क्या फीचर है, क्वांटिटी देखता है। देखो लाइक जैसे शैम्पू में अगर तुम्हें सिल्की बाल चाहिए तो तुम डव यूज़ करो, है ना, और कंडीशनर भी यूज़ करो उसके साथ। फिर उसके बाद थिक बाल चाहिए तो तुम क्लिनिक प्लस यूज़ करो, तुम्हें अगर डैंड्रफ फ्री चाहिए तो तुम हेड एंड शोल्डर यूज़ करो। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं उसमें। फिर ना वैरायटी, मतलब कौन सा चीज़, मतलब कौन सी कंपनी का चीज़ हमें क्या चीज़ दे रहा है, फीचर क्या है उसकी, वो देखते हैं, ठीक है। तो और फिर उसके बाद देखो ये सब भी है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी हैबिट के हिसाब से भी हम देखते हैं इसमें, कि अगर हम कोलगेट यूज़ कर रहे हैं तो हम सालों से कोलगेट ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्लिनिक प्लस यूज़ कर रहे तो एक हैबिट बन चुकी है हमारी, क्लिनिक प्लस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। खाने में हम टाटा सॉल्ट यूज़ कर रहे तो हम टाटा सॉल्ट ही यूज़ कर रहे हैं लाइफ टाइम के लिए। तो ये हैबिचुअल भी होती हैं ये सारी। तो ये मैंने बता दिया, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर भी बता दिया मैंने, ठीक है। तो हमारा 4th चैप्टर ख़त्म। देखो हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर क्या है। अ लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट विद सिग्निफिकेंट ब्रांड डिफरेंसेस वुड लीड टू अ पासिव हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। फॉर एग्जांपल ब्रांडेड सॉल्ट वाज लॉन्च्ड बाय टाटा। तो हम देखो टाटा यूज़ कर रहे हैं हम नमक में अपनी फैमिली में, मैंने बताया कि हमारी हैबिट बन चुकी है वो, हम टाटा यूज़ कर रहे हैं तो हम टाटा ही लाइफ टाइम के लिए अब हम टाटा ही यूज़ करेंगे। हम किसी और नमक में जाएंगे, देखो टाटा क्या है, टाटा हमारा पानी में घुल जाता है एकदम, है ना, ट्रांसपेरेंट लुक देता है हमारा वाटर में घुलने के बाद वो, ठीक है। तो उसके जो क्यों देता है वो, क्योंकि उसके जो दाने हैं वो छोटे होते हैं। अदर नमक हम यूज़ करने जाए तो उसके दाने मोटे होते हैं, ठीक है। तो वो हम अगर खाने में डालेंगे, तो और ना अदर नमक में ना फिर हमारा टेस्ट डिफरेंस भी आता है। नमक में भी टेस्ट डिफरेंस आता है कि अगर जो मोटे दाने वाले होते हैं ना वो कभी कभी क्या होता है उसमें ना मॉइस्चर लेवल कम होता है, कि वो ना मॉइस्चर में अगर आप खुला छोड़ दो ना तो वो हवा कैप्चर कर लेता है। जबकि टाटा नमक तुम खुला भी छोड़ दो ना वो कैप्चर नहीं, हवा कैप्चर नहीं करेगा, वो सॉल्ट मतलब ड्राई सॉल्ट ही रहेगा। पर जो मोटे दाने वाले सॉल्ट होते हैं ना वो गीले से लगने लगते हैं अगर खुला छोड़ दो तो। और मोटे मोटे सॉल्ट होते हैं ना वो फिर एक दूसरे से चिपक भी जाते हैं, मैंने देखा है मतलब तो मतलब होता है ना कभी कभी हम गलती से दूसरा नमक ले आए तो फिर वही यूज़ करना पड़ता है, तो फिर देखा ही है घर पे। तो ये सब चीज़ें हैं कि टेस्ट डिफरेंस भी होता है। कभी कभी कोई नमक गीला हो जाने पे वो फिर ना नमक कम देता है, मतलब टेस्ट कम देता है, ठीक है। तो ऐसे हमारी हैबिट बन चुकी है कि टाटा नमक ही हमें पसंद आएगा, फिर हम कोई और नमक लेंगे ना
तो देखो, अगर वो जो मोटे दाने वाले नमक होते हैं, तो अगर तुम खाने के ऊपर से छिड़कते हो ना, तो वो मोटे दाने वाले फिर तुम्हें मुंह में मतलब वो फंसेंगे। पर टाटा सॉल्ट तुम ऊपर से छिड़काओ ना, वो हमें आदत हो गई है कि नहीं फंसता, वो हमें अच्छा ही लगता है। ठीक है। फिर उसके बाद कि मैंने बताया कि देखो कोलगेट हम लाइक मोस्टली फैमिलीज़ में कोलगेट यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर तुम कोई और टूथपेस्ट भी यूज़ करते हो तो वो भी तुम अगर बचपन से तुम वही यूज़ कर रहे हो, तो कहते हैं ना माँ का सुझाया हुआ नंबर 1 कोलगेट, तो हैबिट बन गई है हमारी कि कोलगेट हमें यूज़ होता है। फिर उसके बाद अगर हम कोई और कोलगेट करें ना ट्राई, तो फिर उसमें अडेप्ट मतलब उस टेस्ट में अडेप्ट होने के लिए हमें लग जाता है 1 से 2 वीक लग जाता है हमें अडेप्ट होने में। तो हमें क्या होता है कि जब हम न्यू टूथपेस्ट से हम ब्रश करें तो फिर अलग स्वाद आता है, थोड़ा अजीब लगता है, या तो फिर उसमें ध्यान जाता है। अगर तुम एक ही कोलगेट तुम सालों से टूथपेस्ट तुम सालों से यूज़ कर रहे हो, तो उसमें तुम ब्रश करने जाओ ना, तो उसमें तुम उतना ध्यान नहीं जाएगा कि क्या टेस्ट है क्या नहीं टेस्ट है, क्योंकि वो तुम्हारी जो बॉडी है ना वो अडेप्ट कर चुकी है, तुम्हारा माइंड उस टेस्ट को अडेप्ट कर चुका है, तो उस पर तुम्हें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं जाएगा। पर अगर तुम न्यू टूथपेस्ट यूज़ करने जाओगे ना, तो फिर वो माइंड तुम्हारा कैप्चर करेगा कैसा टेस्ट आ रहा है। थोड़ा पतंजलि का होगा तो थोड़ा स्पाइसी टेस्ट आएगा, है ना, तो टेस्ट आएगा। फिर उसके बाद मतलब माइंड ना थोड़ा थोड़ा तुम्हारा वो हो जाएगा कि पिकअप करेगा, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है पिकअप करेगा। ठीक है। तो वो हमारी हैबिचुअल होती है कि हमें हैबिट पड़ चुकी है उस चीज़ की। आया समझ?